ओके जी। अच्छा, हमारे पास अब हमने बेसिकली अपडेट करने से पहले, लेकिन मैं नहीं करा सकता ज़ुबैर, जब तक मैं फॉर्म्स नहीं पढ़ाता आपको। अच्छा क्योंकि ठीक है पहले ठीक है। फॉर्म्स पढ़ाऊँगा, पता है होगा क्या? सिनेरियो क्या होगा? मैं चाहूँगा जी कि जी यहाँ पे हर प्रोडक्ट के साथ एक एडिट का बटन बना हो। मैं उस एडिट ठीक पे है क्लिक करूँ, इस प्रोडक्ट की सारी डिटेल आपकी अगले फॉर्म पेज पे जाके फॉर्म पे ओपन हो जाए। जब फॉर्म पे ओपन होगी तब आप मॉडिफाई करेंगे ना किसी चीज़ को अपडेट करने के लिए। जब आप उसको चेंज करेंगे, फिर अपडेट पे क्लिक करेंगे तो फिर ये अपडेट होगा अपडेट जाके हो। एपीआई पे। तो उससे पहले मुझे फॉर्म पढ़ाना होगा। जी ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है? सो जी ठीक है। दोबारा मुझे रिमाइंड कराइएगा, मैं इसको कवर कर दूँगा, लेकिन उससे पहले जब मैं फॉर्म पढ़ा लूँ तब, ठीक है? जी ठीक है। ये हमें पता लग गया है कि ये फेक जेसन एपीआई सारे CRUD ऑपरेशंस को या क्रूड ऑपरेशंस को परफॉर्म करने की परमिशन देता है। हमें अपडेट भी कर सकते हैं, हम डिलीट भी कर सकते हैं, हम ऐड भी कर सकते हैं और हम गेट भी ऑब्वियसली कर सकते हैं। सो लेट्स मूव सर। लेट्स अच्छा, अब हम ये चाहते हैं कि हम एक नया प्रोडक्ट ऐड करें। मतलब ये तो वो सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि एपीआई ने हमें दिए हम्म, और हमने उस एपीआई को बेसिकली कंज्यूम किया, और ये 20 प्रोडक्ट्स हैं और ये 20 ही रहेंगे। तो हम चूंकि जाहिर है जब बैकएंड डेवलपर के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो उसने ऐड की एपीआई भी की होगी, ऐड प्रोडक्ट या अपडेट प्रोडक्ट या एडिट प्रोडक्ट। तो हम चाहते हैं कि पहले क्या करें। बेसिकली मेरा टॉपिक है फॉर्म हैंडलिंग, फॉर्म को कैसे हैंडल किया जाता है रिएक्ट में। तो उसके साथ चूंकि ऐड और एडिट दोनों कवर हो जाएंगे, फिर हम अपडेट की फंक्शनैलिटी और डिलीट की फंक्शनैलिटी सारी कवर कर पाएंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्म्स। मैं ये सपोज करता हूँ कि मैं यहाँ पे एक नया मेन्यू आइटम बना दूं, जिसको मैं क्लिक करूं जी, जिस पे क्लिक करूं तो मेरे पास एक फॉर्म ओपन हो जाए ऐड न्यू प्रोडक्ट के नाम से। ठीक। ठीक सो है। लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स गेट अराउंड इट, और एक नया पेज बनाते हैं और इसको हम कह देते हैं जी ऐड प्रोडक्ट डॉट JSX, और इसमें RAFCE और ऐड प्रोडक्ट के नाम से हम यहाँ पे एक फॉर्म बनाएंगे। क्योंकि हम बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हैं गालिबन या नहीं कर रहे, हम बूटस्ट्रैप नहीं यूज कर रहे, सो लेट्स क्विकली डू दैट। बूटस्ट्रैप का आइडिया है ना आपको? नहीं सर, नहीं है। चलें कोई बात नहीं, वो फ्रंट एंड डिजाइन से रिलेटेड है। मतलब मैं चूंकि फॉर्म जल्दी से बनाना चाहता हूँ, ज्यादा टाइम HTML पे स्पेंड नहीं करना चाहता, तो इसलिए मैं बूटस्ट्रैप का फॉर्म कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है अच्छा। क्योंकि हमारा अभी ये टॉपिक वो है नहीं। 5.0 पे मैंने ये CSS लगाई, CSS को आके मैंने हेड में लगा दिया, और JS बंडल को मैंने उठा के जस्ट बिफोर द बॉडी टैग लगा दिया, और दैट्स प्रीटी मच इट। अब ऐड प्रोडक्ट में मैं आगे, मैं यहाँ से जाके फॉर्म्स पे जाऊंगा, और यहाँ पे से कोई सा फॉर्म जो है वो जल्दी से बना बनाया फॉर्म कॉपी कर लूंगा, ताकि मुझे HTML में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड ना करना पड़े। ठीक है। सो लेट्स लेआउट पे जाएं। ये फॉर्म, ये फॉर्म, ये वाला फॉर्म ले लेते हैं। ठीक इसको है। मैं करता हूँ कॉपी, और यहाँ आके पेस्ट कर देता हूँ। अब नॉर्मली आपको पता है, और अगर नहीं पता तो पता होना चाहिए कि JSX में अनपेयर्ड टैग नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये जो कुछ एरर्स है ना, ये इनपुट ये कह रहा है इसका क्लोजिंग टैग मस्ट होना चाहिए। इसमें मैंने इसका क्लोजिंग टैग दे बिल्कुल। दिया, ये एरर खत्म। इसका क्लोजिंग टैग दे दिया, ये खत्म। इसका क्लोजिंग टैग दे दिया, ये भी एरर खत्म। इसका क्लोजिंग टैग दे दिया, ये भी खत्म। इसका क्लोजिंग, क्योंकि ये जो मैंने कॉपी की है वो HTML थी, तो रिएक्ट ठीक क्या है। कहता है, वो तो JSX मांगता है। तो HTML में तो अनक्लोज टैग्स एक्सेप्टेबल हैं, यहाँ एक्सेप्टेबल नहीं है। सो लेट दैट्स इट, ऑल द एरर्स हैव गॉन। सो अब अगर मैं जाता हूँ और अच्छा, मैंने ऐड प्रोडक्ट का एक नया कंपोनेंट बनाया, इसको मेन्यू में ऐड नहीं किया। ठीक है, मैं सारी चीजें एक्स्ट्रा यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और सिर्फ ये। तो ऐड प्रोडक्ट को यानी कब ओपन हो, मैं चाहता हूँ जब भी हेडर में एक नया बटन बना दो, एक नया बटन बनाओ, और इसको क्या कहो, ऐड हो। अंग्रेजी समझ आ जाए बड़ी गल लेते, उर्दू ऐड प्रोडक्ट, और यहाँ पे ऐड
प्रोडक्ट। अब ऑब्वियसली मुझे जाके ये रूट रजिस्टर करना पड़ेगा यहाँ पे भी आके। तो मैं चाहता हूँ कि जी जब भी ऐड प्रोडक्ट आए, क्या ओपन कर दो, पेज ओपनिंग, ऐड प्रोडक्ट, ऑटो इंपोर्ट भी कर लिया, ठीक। सो नाउ अब अगर मैं यहाँ जाता हूँ तो मेरे पास एक एडिशनल मेन्यू आना चाहिए विच इज दिस ऐड प्रोडक्ट। यस सर। सो ये इतना ज़रा फैल क्यों गया पता है? बिकॉज मैंने बूटस्ट्रैप ऐड किया है, तो कुछ स्टाइल्स बूटस्ट्रैप में पहले से डिफाइंड थे, जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा सही फैल गया, ठीक है। सो एवरीथिंग इज वर्किंग, और मैंने अभी जो कंपोनेंट ऐड किया है ये मेरा फॉर्म ऐड हो गया यहाँ, ठीक हो गया। ठीक है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि मैं अब हेडर को भी क्लोज कर दूं और यहाँ पे आऊँ और इसको थोड़ा सा मुझे मतलब इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा है फुल पेज में, तो मैं इसकी विड्थ को कम करके width is going to be 50% कर देता हूँ, ठीक है जी। So that's pretty much like this, और मैं इसको कर देता हूँ जी सेकंड margin is going to be margin, फिलहाल मैं margin left is going to be 100 pixels and this should be like inside the quotes, ताकि मुझे थोड़ा सा अच्छा देखे, ठीक है जी। तो ठीक अब है। मैं मुझे नया प्रोडक्ट ऐड करना है, तो मैं अच्छा जब मुझे नया डेटा ऐड करना है तो उसकी शेप एग्जैक्ट वही होनी चाहिए जो ये एक्सपेक्ट कर रहा है। तो ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, लेट्स सी। अगर मैं वापस यहाँ पे जाऊं, प्रोडक्ट्स पे जाऊं और प्रोडक्ट्स/1 पे जाऊं, तो ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं क्या क्या प्रोवाइड करूंगा। आईडी, आईडी, यस सर। टाइटल, टाइटल, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, इमेज, यानी ये सारी फील्ड्स में बिल्कुल प्रोवाइड ठीक करूंगा। है। तो मुझे अब फॉर्म में इतनी सारी फील्ड्स बनानी है जो मैंने यूजर से लेनी है, ठीक है। सो लेट्स आईडी हम ऑटो जनरेट करेंगे, क्योंकि खुद से आईडी अगर हम दें तो उसका नुकसान क्या होगा कि हम आईडी डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो आईडी इज समथिंग दैट नीड्स टू बी यूनिक। तो हम खुद यूनिक से ही, यस सर, बिल्कुल। यूजर से इनपुट नहीं लेंगे, क्योंकि यूजर से इनपुट लेंगे तो यूजर तो डुप्लीकेट आईडी भी दे सकता है। बाकी चीजें हम खुद यूजर से लेंगे। सो लेट्स सी, टाइटल, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, ये टेक्स्ट बॉक्सेस बनाते हैं। सो सबसे पहला क्या है जी हमारा, टाइटल। टाइटल, सो टाइटल that's going to be like title, image, sorry, this is going to be text, और that's it। दूसरा क्या है जी हमारा, डिस्क्रिप्शन। description that is going to be like description and that is going to be like text। so description हो गया, title हो गया, then प्राइस, price हो गई, then price, sorry, price हो गई इधर भी और इधर भी, एंड देन प्लेस होल्डर्स को हम ड्रॉप कर देते हैं सारों से, ठीक है, क्योंकि हमारे पास लेबल्स जो हैं। सो ठीक है। प्राइस के बाद हमारे पास क्या आ गया जी, कैटेगरी, इमेज, रेटिंग। सो नॉर्मली कैटेगरी को हम मैनुअली टाइप नहीं करते, क्योंकि कैटेगरीज किसी भी ई कॉमर्स स्टोर में पहले से डिफाइन होती हैं कि हम कौन कौन सी कैटेगरीज को सेल करेंगे। तो अगर हम खुद टाइप करेंगे तो वी मे मिस टाइप। तो हम क्या ठीक, करेंगे, हम कैटेगरीज को ड्रॉप डाउन की सूरत में प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। सो लेट्स मेक सही, इट अ ठीक ड्रॉप है। डाउन, लेट्स मेक इट अ ड्रॉप डाउन। और इसके लिए आपको पता है कि सेलेक्ट एंड इट्स नेम शुड बी लाइक व्हाट, CATEGORY, कैटेगरी। और इसके अंदर आके ऑप्शंस में जाएं और हमें क्या पता लगेगा कौन सी कैटेगरी हमें चाहिए। तो हम जो नॉन कैटेगरीज हैं वो सारी यहाँ से रीड करके डाल देते हैं। तो पहली कैटेगरी क्या है, मेंस मेंस क्लॉथिंग, क्लॉथिंग। इसको यहाँ पे करें और इसकी वैल्यू भी यहाँ पे कर दें। ठीक है, ये भी रैंडम डाल मेंस देते क्लॉथिंग है, हैं। ये भी हाँ, मेंस ठीक, क्लॉथिंग है, ये भी मेंस क्लॉथिंग है, ये ज्वेलरी है, ठीक है। ठीक इन्हीं है। कैटेगरीज को हम अवॉइड करते हैं डुप्लीकेशन से। तो ठीक है। दिस, ये है जी हमारी ज्वेलरी।
और ये भी जी हमारी ज्वेलरी, ज्वेलरी 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 इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सिर्फ ये डिफाइंड कैटेगरीज ही हमारे स्टोर में बिक सकती हैं, क्योंकि स्टोर बनाने वाले ने यही ऑर्डर दिए। ठीक है। तो सो जाए, कोई मसला नहीं, इसी तरह ड्रॉप डाउन में होंगे। यही तो फायदा है ड्रॉप डाउन का कि 100 हो तो एटलीस्ट हमें सारी की सारी लिखनी नहीं पड़ेंगी ड्रॉप डाउन में एक ही दफा वन टाइम। बेसिकली ये कैटेगरीज भी डेटाबेस में सेव होती हैं और डेटाबेस से लोड होती हैं, तो हमें उस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देन वुमेन्स क्लॉथिंग, ये तो अभी हम मैनुअल टाइप कर रहे हैं ना, हमने अपनी एपीआई लिखी नहीं है, रियल टाइम पे ये मैनुअल नहीं होती, ये कैटेगरी भी डेटाबेस से आ रही होती है, हमने डेटाबेस में सेव की होती है। ठीक है, एंड देन ये हो गया जी वुमेन्स क्लॉथिंग, और उसके बाद हो गया हमारा वुमेन क्लॉथिंग, वुमेन वुमेन एंड देन वुमेन एंड देन वुमेन, बस ये हमारी कैटेगरी है। ठीक है, तो इफ आई कम ठीक है। बैक हियर तो यहाँ पे देख लें, ये हमारी सारी की सारी कैटेगरीज आ गई, और इसका स्टाइल और इसका स्टाइल डिफरेंट है। सो लेट्स कॉपी द स्टाइल, सिर्फ ये करेंगे फॉर्म सेलेक्ट का, फिर इधर आके हम इसको ये दे देंगे इस, तो अब ये हमारी आ गई कैटेगरीज। ठीक है, सो सबसे पहला ऑप्शन जो है नॉर्मली वो होता है सेलेक्ट, इसको खाली छोड़ दें, इसको कह दें सेलेक्ट कैटेगरी, और इसको कह दें जी कैटेगरी, इसको भी कह दें कैटेगरी, और लेट्स डू द फॉर्मेटिंग दिस। ओके जी, हमारे पास क्या क्या हो गया, टाइटल भी हो गया, प्राइस भी होगी, डिस्क्रिप्शन भी होगी, कैटेगरी भी होगी, इमेज रेटिंग रहेगी। ठीक है, सो लेट्स सी, हम यहाँ पे करते हैं इनपुट टाइप इक्वल्स टू फाइल, और इसको हम कह देते हैं जी IMAGE, और इसको भी कह देते हैं जी IMAGE या अपलोड इमेज। ठीक, एंड दैट्स प्रीटी मच लाइक दिस। हम इसको देख लेते हैं, यस ये इमेज भी आ गया। आखिरी चीज हमारी क्या रहेगी, रेटिंग। रेटिंग, और रेटिंग में दो चीजें हैं, सॉरी दो नहीं है, काउंट इज समथिंग दैट वी डोंट प्रोवाइड फ्रॉम द यूजर रेट। एंड। ये क्या करता है, ये जितने भी लोगों ने रेटिंग की होती है उन सारों की रेटिंग को काउंट करके ये बैकएंड से प्रोवाइड करता है हमें। ठीक है, तो हमने ठीक। सिर्फ क्या देना होता है, रेट कितना है इसका। अब रेटिंग। लेट्स सपोज 10 रेटिंग। यूजर 10 यूजर ने रेटिंग दी है, तो ये काउंट क्या करेगा, 10 यूजर की रेटिंग को करेगा, काउंट करेगा कि यहाँ 10 लिख देगा, 20 ने की है तो 20 करेगा। हमारे केस में ये एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि हम बैकएंड हमारे इख्तियार में पूरा है ही नहीं, तो हम कैसे उस रेटिंग को काउंट कर सकते हैं। ठीक, तो मैं इसको फिलहाल स्किप कर रहा हूँ, या मे बी कि अगर मैं इसको स्किप करूँ तो वो मुझे एरर दे, क्योंकि उस फॉर्मेट के मुताबिक, तो मैं इसको फिलहाल डमी दे देता हूँ या मैनुअली कोई रेटिंग प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और अगर आप करना ही चाहते हैं इसको रेटिंग को, तो यहाँ पे दो चीजें हैं आपकी, रेट और काउंट खुद मैनुअली प्रोवाइड कर दें फॉर द टाइम बिंग, टेस्टिंग है ना, हमने ऐड करना सीखना है। तो मैं इसको ये कर देता हूँ दिस और दिस, इसको रेट और रेटिंग, और यहाँ पे कर देता हूँ मैं दिस, इसको कर देता हूँ मैं ये, तो टेक्स्ट रेट, इसको मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी दिस आउट। और याद रखिएगा ये हमने प्रोवाइड नहीं करना होता ना रेटिंग। क्यों, रेटिंग किसने प्रोवाइड करनी होती है, एडमिन प्रोडक्ट ऐड करते वक्त तो रेटिंग ऐड नहीं करता ना, अदरवाइज तो ये दो नंबरी हो गई कि भाई खुद अपनी रेटिंग तो जाहिर है वो हमेशा 5 ही देगा। तो रेटिंग इज एडेड बाय द कस्टमर। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको डमी लिख रहा हूँ, बाद में देख लेंगे हम इसको चेंज करना हो तो चेंज कर लेंगे। ठीक है, COUNT,
और ना ही काउंट कस्टमर देता है कि कितने लोगों ने रेटिंग की है। एडमन को प्रोडक्ट ऐड करते वक्त थोड़ा ही पता है कि कितने लोगों ने रेटिंग दी है, अभी दी नहीं, अभी प्रोडक्ट ही ऐड नहीं हुआ तो रेटिंग किसने दी है ठीक है। सो जो लास्ट टू फील्ड्स आर सपोज्ड टू बी रिमूव्ड बाय मी लेटर ऑन, एंड देन मैं इसे कहूंगा जी कि ऐड प्रोडक्ट। सो लेट्स सी, ये मेरे पास सारा फॉर्म एज इट इज आ गया, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, कैटेगरी, इमेज, रेटिंग और काउंट, एंड देन ऐड प्रोडक्ट। अब मुझे फॉर्म हैंडलिंग करनी है, और फॉर्म हैंडलिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको सबसे पहले दो तीन तरीके हैं फॉर्म हैंडलिंग के। पहला तरीका सबसे सिंपल, सबसे मैनुअल तरीका, जो कि रिकमेंड नहीं किया जाता, ठीक। और वो मैनुअल तरीका क्या है कि आप जितनी फॉर्म की फील्ड्स हैं, उन हर एक फील्ड का डाटा आपको ग्रैब करना है और कहीं स्टोर करना है। तो आप क्या करेंगे, तमाम फॉर्म की फील्ड्स का डाटा लोकल स्टेट में सेव करेंगे। तो लोकल स्टेट में सेव करने का क्या तरीका है, सबसे पहले आपको चाहिए होगा, लोकल स्टेट के लिए हमेशा पता है आपको कि यूज स्टेट। तो यूज स्टेट के बाद आपके पास कितनी फील्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो आप यहाँ पे कितने स्टेट्स डिक्लेयर करेंगे, 7 स्टेट्स डिक्लेयर करेंगे, या एक स्टेट डिक्लेयर करके उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास करें और उस ऑब्जेक्ट में 7 वैल्यूज पास करें। विच वन इज इजियर? लेट मी रिपीट, समझ नहीं आई होगी आपको कि मैंने क्या बोला है। मैंने बोला कॉन्स्ट, जैसे ये पहली फील्ड है ना जिसका नाम क्या है, अच्छा हर एक फील्ड को एक नाम भी देना है, ठीक है। सो लेट्स नेम इट टाइटल, again let's name it description, जो आईडी है वही नेम दे दे, doesn't matter at all। let's name it price, let's category name it, category already name दिया हुआ है इसको। let's name it image, और let's name it like rate, let's name it like count। तो अब मुझे पहली पॉसिबिलिटी ये है, जो कि अच्छी पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन चूंकि मुझे तरीके बताने हैं, कि आप जितनी फील्ड्स हैं उतनी स्टेट्स डिक्लेयर कर लें, क्योंकि आपको हर इनपुट की फील्ड जो है, तो मैं कहता हूँ जी कि मेरे पास पहली फील्ड का जो नेम है, दैट इज कंसिस्टेंसी के लिए मैंने वही नाम रखा जो इसका नाम है, अदरवाइज जरूरी नहीं है आप जो मर्जी रख लें। सेट टाइटल, ये एक फील्ड होगी। तो आपको इसी तरह कितनी फील्ड चाहिए, 7 हर एक के लिए। डिस्क्रिप्शन, प्राइस, तो यहाँ डिस्क्रिप्शन सेट डिस्क्रिप्शन, प्राइस सेट डिस प्राइस, वगैरह वगैरह वगैरह। ये थोड़ा सा रश नहीं पड़ जाता, रश पड़ जाता है इस तरह से। एग्जैक्टली exactly, एक ही स्टेट डिक्लेयर करें। दूसरा हल, ये पहला हल है जो मैं नॉट रिकमेंडेड, मैं नहीं कर रहा। तो दूसरा हल ये है कि आप एक ही स्टेट डिक्लेयर करें और उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बना लें, और उस ऑब्जेक्ट में टाइटल की एक प्रॉपर्टी, दैट इज गोइंग टू बी एन एम्प्टी स्ट्रिंग, डिस्क्रिप्शन की दूसरी प्रॉपर्टी, दैट इज गोइंग टू बी अगेन एन एम्प्टी स्ट्रिंग, प्राइस की तीसरी प्रॉपर्टी, दैट इज अगेन गोइंग टू बी एन एम्प्टी स्ट्रिंग, देन टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस हो गया। कैटेगरी, देन इमेज, रेट और काउंट, इमेज and then rate and then count। क्लियर हो गया जी। अब जब आप इनको सेट करेंगे, तो सेट कैसे करेंगे, दैट्स अगेन द क्वेश्चन। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मैं ये चाहता हूं कि जो भी मुझे इनपुट में फील्ड यूजर एंटर करे, उसको मैं किधर ग्रैब करूं, लोकल स्टेट में कैच कर लूं या ग्रैब कर लूं, ठीक। इसी तरह इधर इस फील्ड में जो भी यूजर एंटर इनपुट करे, उसको भी क्या करे, लोकल स्टेट में ग्रैब कर ले। सो व्हाट आई नीड टू डू इज, मेरे पास इनपुट में एक इवेंट हैंडलर होता है ऑन चेंज का। जब भी आप इनपुट फील्ड में कोई चेंज अगर होती है, तो ये उसको ग्रैब कर लेता है, ट्रिगर कर लेता है। मैं मिसाल देता हूँ आपको, मैं लेट सपोज कहता हूँ जी कि ऑन चेंज पे कंसोल लॉग करे हेलो, ठीक।
तो मैं जब 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 चेंज करूंगा इस पर्टिकुलर फील्ड में, बिकॉज इवेंट मैंने इसके साथ अटैच किया है, तो ये मुझे क्या देगा कंसोल पे, हेलो देगा। सो दीज आर द नॉन वार्निंग्स कि आप फॉर का कीवर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते और क्लास का कीवर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये किस लिए होता है, ये वार्निंग है कि फॉर बिल्ट इन कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट का और क्लास भी कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट की। तो अब वो कहता है JSX में ना फॉर यूज कर सकते हैं ना क्लास। ये देखें क्लास यूज हुआ। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं पूरे पेज पे जितनी क्लासेस हैं उनको फाइंड करके उनको रिप्लेस कर दूं किससे, क्लास नेम से। जहां भी क्लास और इक्वल्स टू लिखा हुआ है उसकी जगह क्या रिप्लेस कर दें, क्लास नेम। अब वो पहली वार्निंग खत्म हो गई होगी, ठीक रह गई होगी। ठीक, अब वो कह रहे जी कि फॉर भी नहीं है, अब फॉर जावास्क्रिप्ट कीवर्ड है, ये भी यूज नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ ढूंढता हूँ फॉर किधर है। यस, ये फॉर है। तो जितने भी फॉर हैं मैं उनकी जगह, HTML में कहता है जी कि जितने भी फॉर और इक्वल हैं उनकी जगह लिख दें आप HTML फॉर। वैसे वार्निंग आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी, लेकिन वैसे ब्राउजर में आप रेड कलर के एरर्स वैसे ही बुरे लगते हैं। तो अब ये दोनों एरर्स खत्म हो जाएंगे। ठीक, अब मैं देखिएगा यहाँ पे कोई भी चेंज करूंगा, should come here, okay let me show you one thing। जब भी कोई मैं चाहता क्यों कि ऑन चेंज पे जब भी यहाँ पे कोई चेंज करूं, मैंने एक की प्रेस की तो ये क्या हुआ, चेंज हुआ। तो चेंज पे वो एक्शन या वो फंक्शन ट्रिगर होना चाहिए जो कि नहीं हुआ। तो नॉर्मली यहाँ पे वो फंक्शन डिमांड कर रहा है, तो मैं इसे क्या करता हूँ, कॉल बैक फंक्शन दे देता हूँ और कॉल बैक फंक्शन में कंसोल लिख देता हूँ। क्लियर? तो अब आई शुड हैव दैट थिंग। ये देख रहे हैं, जब भी मैं कोई चेंज कर रहा हूँ तो ये चेंज को डिटेक्ट करके कंसोल पे हेलो कर रहा है। यानी कोई कैरेक्टर ऐड कर रहा हूँ या कोई रिमूव कर रहा हूँ। तो इसका मतलब दो चीजें, पहली चीज तो ये कि आप ऑन चेंज पे कोई ना कोई क्या कर सकते हैं, फंक्शन ट्रिगर करवा सकते हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं जब इस पे इनपुट करूँ तो फंक्शन ट्रिगर हो और वो फंक्शन क्या करे, इस इनपुट में आने वाली वैल्यू को ग्रैब कर ले, यानी बजाय हेलो प्रिंट करने के क्या करे, इनपुट में आने वाली वैल्यू को ग्रैब करे। तो नॉर्मली ये याद रखिएगा बेटा कि जब भी आप कोई इवेंट हैंडल करते हैं जावास्क्रिप्ट में, ये प्लेन जावास्क्रिप्ट है, इसका रिएक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, आप प्लेन जावास्क्रिप्ट में भी यही काम होगा जो बता रहा हूँ। जब भी आप कोई इवेंट हैंडल करते हैं, इवेंट क्या होता है, कोई आइडिया है? ऑनलाइन वाले यस इवेंट क्या सर, होता है यस जावास्क्रिप्ट में, क्या क्या होता है? सर। वो जो जावा में हमने पढ़ा था, जैसे माउस के 6 इवेंट होते एग्जैक्टली, हैं, इस ग्रेट, वही सेम है इवेंट्स। सेम है हाँ सेम है सेम सर। है। इवेंट ये हाँ होता है कि आप कोई क्लिक करते हैं, क्लिक एक इवेंट है, डबल क्लिक इवेंट है, माउस ड्रैग करना इवेंट है, माउस ड्रॉप करना इवेंट है, ये माउस का स्क्रॉल करना इवेंट है। इस ये माउस इवेंट्स थे। इसी तरह कीबोर्ड का इवेंट, की प्रेस करना इवेंट है, की अप करना इवेंट है। बाकी बहुत सारे कीबोर्ड से रिलेटेड। तो इस तरह के बहुत सारे इवेंट का मतलब कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना थ्रू माउस या थ्रू एनी इनपुट डिवाइस। तो जब भी जावास्क्रिप्ट में आप इवेंट्स ट्रिगर करते हैं तो इस कॉलबैक फंक्शन में जो हम देते हैं, एक इवेंट का ऑब्जेक्ट हमें रिसीव होता है। हम इस इवेंट के ऑब्जेक्ट को किसी भी वेरिएबल में सेव करते हैं, यानी कि जब भी ऑन चेंज, ऑन क्लिक, ऑन डबल क्लिक, ऑन सबमिट कुछ भी होता है, कोई भी इवेंट अकर होता है, तो जावास्क्रिप्ट हमें इम्प्लिसिटली एक इवेंट का ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है। हम उसे, ये मैंने इस वक्त इवेंट लिखा ना, आप ई लिख सकते हैं, आप एबीसी लिख सकते हैं, यानी कोई भी वेरिएबल जिसमें आप जावास्क्रिप्ट का इवेंट ऑब्जेक्ट रिसीव करना चाहें, वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है। क्लियर? आई रिपीट, ये जो इवेंट है ये हमें कौन देता है, जावास्क्रिप्ट, इसके अगेंस्ट, हर इवेंट के अगेंस्ट। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस इवेंट के अंदर क्या क्या चीज मौजूद होती है। ये थ्रो कौन करता है, जावास्क्रिप्ट। हमने इसे कैच कर लिया और कैच करके कंसोल लॉग में हेलो के बजाय इस इवेंट को लिख दिया। मैंने कहा कि जब भी इनपुट में ऑन चेंज होगा एक इवेंट ट्रिगर होगा और जावास्क्रिप्ट वो इवेंट का ऑब्जेक्ट थ्रो करेगा। हमने उसको इस इवेंट में एज एन आर्गुमेंट रिसीव किया और इसी को क्या कर दिया, कंसोल कर दिया। इफ आई नाउ गो बैक जस्ट टू शो यू व्हाट एक्चुअली दिस इज, nothing is in here. Now when I'm going to make a change, like I'm going to type anything, change trigger हुआ, on change ने क्या किया, वो जो इवेंट कैच किया था उसको कंसोल कर लिया।
and this is the detail of that event. यहां तक समझ आ गई जी बात? यस सर। अब ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें कौन दे रहा है? जावास्क्रिप्ट का इवेंट ऑब्जेक्ट। इवेंट ऑब्जेक्ट कौन थ्रो कर रहा है? जावास्क्रिप्ट। कब थ्रो कर रहा है? जब कोई इवेंट अकर होगा। और कौन सा इवेंट अकर हुआ? यहाँ पे चेंज का इवेंट अकर हुआ। यहाँ क्लिक का इवेंट होता है, मैं क्लिक के इवेंट पे भी ऑब्जेक्ट कैच कर सकता था। यहाँ तक क्लियर है जी? यस सर। ओके, अब मैं क्या कहता हूँ, मुझे ये पूरा ऑब्जेक्ट तो नहीं चाहिए। यस सर। मेरा थीम क्या था कि मुझे जो इनपुट यूजर लिखता है मुझे वो चाहिए। अब देखें, जितनी दफा चेंज होगा उतनी दफा ये इवेंट अकर होगा। मुझे ये सारा कुछ तो नहीं चाहिए। मुझे तो क्या चाहिए? सिर्फ इस इनपुट में आने वाली वैल्यू। यानी अगर मैं लिखता हूँ हाँ, लेट्स सपोज भाई ऐसा यार यासिर, तो मुझे क्या चाहिए? यासिर चाहिए, मुझे पूरा ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। सो हाउ टू डू दैट? लेट्स सी। मैंने ए लिखा। अब अगर आप इसको जरा देखें क्लोजली, तो ये बाकी सारी चीजें फिलहाल हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। आप स्ट्रेट अवे इधर आ जाएं टारगेट पे। अगर आप इस टारगेट को क्लिक करें, इसके अंदर फर्दर इंफॉर्मेशन है। अच्छा, ये टारगेट क्या है? अगर आप इसको गौर से देखें तो इनपुट है, वो देख रहे हैं हाईलाइट हुई। टारगेट इनपुट है जिसकी आईडी टाइटल है और जिसकी क्लास फॉर्म कंट्रोल है। तो इधर देखें, ये हाईलाइट होगा जब मैं इस पे क्लिक करूं। इसका मतलब ये है कि इवेंट ऑब्जेक्ट है और उसकी एक प्रॉपर्टी है टारगेट। ये मुझे क्या देगी? जिस पर्टिकुलर एलिमेंट पे इवेंट लगा होगा वो एलिमेंट रिटर्न करेगी। मेक सेंस? हाउ? नहीं मेक सेंस तो अभी देखो। इवेंट डॉट सर थोड़ी सी जूम करना जरा। टारगेट। हाँ, जब थोड़ी सी मुश्किल आती है तो स्क्रीन याद आ जाती है। सर वो ताकि जरा। नहीं कोई इशू नहीं, आई एम जस्ट जोकिंग। तो मैंने अभी आपको दिखाया कि इवेंट के ऑब्जेक्ट में एक टारगेट नाम की प्रॉपर्टी थी, तो मैंने उसका टारगेट की प्रॉपर्टी ले ली। लेट्स सी अब क्या होता है। अब ठीक है ना? विजिबल है ना? यस सर बिल्कुल। ओके, अब क्या होगा? अब वो पूरा इवेंट का ऑब्जेक्ट नहीं कंसोल होगा, बल्कि इवेंट की सिर्फ एक प्रॉपर्टी टारगेट कंसोल होगी। सो इफ आई एम राइटिंग ए, व्हाट आई एम गेटिंग? इंटरेस्टिंग। ये सारा का सारा इनपुट एलिमेंट गेट कर रहा हूं। क्लियर? इनपुट टाइप टेक्स्ट, क्लास फॉर्म कंट्रोल, आईडी टाइटल, नेम टाइटल। व्हिच इज दिस वन? टाइप टेक्स्ट, क्लास नेम फॉर्म कंट्रोल और आईडी कंट्रोल और नेम आईडी टाइटल और नेम टाइटल। तो व्हाट आई एम गेटिंग इज, जिस एलिमेंट पे मैंने इवेंट हैंडलर लगाया, इवेंट डॉट टारगेट ने मुझे वही एलिमेंट रिटर्न कर दिया। यहां तक किसी को मसला है तो बता दें जी। ऑनलाइन नीड योर फीडबैक। ठीक है सर बिल्कुल। ओके, अब मुझे ये एलिमेंट भी नहीं चाहिए, मुझे तो इसके अंदर आने वाली वैल्यू चाहिए। अब मैं जितनी दफा चेंज करूंगा मुझे उतनी दफा वो एलिमेंट मिलेगा। भाई मेरे मेरे किस काम का वो एलिमेंट? मुझे क्या चाहिए? इसके अंदर आने वाली ये वाली वैल्यू। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू कर दूंगा। क्योंकि आपको पता है कि किसी भी टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू नाम की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, हम लिखें या ना लिखें। ठीक है? सो मैंने ये वाली वैल्यू प्रॉपर्टी गेट कर ली। अब अगर मैं यहां पे जाऊंगा तो मैंने लिखा जी, लेट्स सपोज, गेटिंग द पॉइंट। तो अब मुझे क्या मिल रहा है? एग्जैक्टली जो कुछ मैं अंदर टाइप कर रहा हूं, मुझे हर लेटर के बदले में वो मिल रहा है। एंड दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू make available in this particular title. नहीं, ये हमेशा जहां पे रुकेगी वो फाइनल वैल्यू इसके अंदर आएगी। अगर एक लेटर आ रहा है, ये एक सारे इकट्ठे तो नहीं आ रहे ना, बारी बारी आ रहे ना। हो सकता है यूजर के प्रोडक्ट का नाम सिर्फ वाई पे मुश्तमिल हो, एक ही लाइन में लिख रहे हैं। नहीं, इसको यूं ना करना चाहिए, इसको यूं समझें कि ये एक एक लेटर को ग्रैब करके इकट्ठा कर रहा है और एंड रिजल्ट हमें क्या देगा? जितना कुछ लिखेंगे पूरी लाइन, एंड रिजल्ट वही होगा। पूरा नाम लिखेंगे, लेट्स सपोज जितनी मर्जी स्पेसेस डाल दें बीच में, एंड रिजल्ट हमें वही देगा जहां पे हम स्ट्रिंग लिखना खत्म कर देंगे, फिनिश कर देंगे। अभी थोड़ी देर में ये भी क्लियर हो जाता है। बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो वक्त से पहले जवाब नहीं दिए जा सकते। यहां तक क्लियर हो गया जी? यस सर। अब मैं क्या करूंगा,
मुझे ये भी नहीं चाहिए। जैसे आपने कहा मुझे तो क्या चाहिए, एक पूरी स्ट्रिंग चाहिए ना, ठीक। तो ये तो मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ना कि आपको, ताकि थॉरोली डेप्थ समझ आए चीजों की। तो हमें अल्टीमेटली तो क्या चाहिए, पूरी स्ट्रिंग चाहिए। सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कंसोल लॉग करने के बजाय इस स्टेट को मुझे अपडेट करना है, तो अपडेट करने के लिए क्या करूंगा, अच्छा ये अब टाइटल तो नहीं रहा ना, ये तो क्या रह गया, पूरा प्रोडक्ट हो गया ना। तो मैं इसको टाइटल के बजाय क्या करूं, प्रोडक्ट और सेट प्रोडक्ट। ये अगर आपको याद हो तो बिल्कुल पहले दिन वाले कॉन्सेप्ट है, स्टेट को कैसे हैंडल करना है ऑब्जेक्ट के केस में, स्टेट को कैसे हैंडल करना है अरे के केस में। एनीवेज, सो अब मैं इस सेट प्रोडक्ट को कॉपी करता हूं और यहां से मैं इसको कर देता हूं पेस्ट, ठीक। इस तरह स्टेट अपडेट हो जाएगी। नो सर। नो, क्यों? सवाल जवाब आपका दुरुस्त है, लेकिन जो जवाब देता सर, है अक्सर वो फंस जाता है, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया है। सर इसको फिर अब उसके अंदर असाइन भी करेंगे ना वैल्यू को, सारों का असाइन अलग अलग टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस नहीं, ठीक, वेरी गुड। और जरा अब मुझे थोड़ा सा इसको डिटेल से समझाएं। ये असाइन तो कर रहा हूं मैं, सेट प्रोडक्ट इवेंट डॉट टाइटल डॉट वैल्यू, इसके साथ क्या मसला है? सर अगर ऐसे कर लें इक्वल के पीछे वो दे दें, टाइटल दे दें और अलग अलग, ऐसे भी हो सकता है। जैसे अगर आपका हमने कॉन्सेप्ट ठीक जा रहा है, आप सही बता नहीं पा रहे, मतलब आपके जहन में कॉन्सेप्ट ठीक है। पहले तो मुझे मसला बताएं, सिर्फ इस तरह करने में क्या मसला है। मैं आई रिपीट कि आपका कॉन्सेप्ट ठीक जा रहा है, बाकी दो नहीं बोल रहे, पता नहीं क्यों। जी शहजादे, तू क्यों नहीं बोल रहा? इस यस तरह सर, मैं अपडेट, सुन रहा हूँ। इस नहीं सुनना नहीं ना, बोलना भी है। यार, कोई पाबंदी तो नहीं है। ओके। बोलना भी है। इस तरह अपडेट करने में क्या मसला है? यार सीधी सीधी बात है कि मुझे अपडेट करनी है एक टाइटल की वैल्यू, जो जुबैर बता रहे हैं, और इस तरह अपडेट करने में ये मसला है कि ये पूरे ऑब्जेक्ट को अपडेट कर देगा, यानी ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करके स्ट्रिंग वैल्यू दे देगा उसको। मुझे ये तो नहीं चाहिए। मैंने हमेशा से क्या कहा है, जो ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्टेट हो, अपडेटेड स्टेट भी उसी शक्ल की होनी चाहिए। इनिशियल स्टेट की शक्ल क्या है, ऑब्जेक्ट, तो अपडेटेड स्टेट की शक्ल क्या होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट। ये मुझे इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू क्या दे रहा है, एक स्ट्रिंग। तो सेट सर फिर प्रोडक्ट, हम टाइटल में उसे गेट करेंगे। नहीं गेट तो करेंगे, कैसे करेंगे ये देखें। पहली चीज ये है कि जब मैं अपडेट करूंगा, तो इसको मैं कट कर देता हूं, अपडेट भी क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट ही करूंगा, क्योंकि इनिशियल स्टेट क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो अपडेट भी क्या करूंगा। अच्छा दूसरी बात, जब मैं ऑब्जेक्ट को अपडेट करूंगा, तो ये तो सारे ऑब्जेक्ट को म्यूटेट कर देगा। ऑब्जेक्ट में कितनी प्रॉपर्टीज हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं यहां कोई हरकत कोई भी करता हूं, लेट सपोज मैं करता हूं टाइटल इज दिस, मुझे टाइटल की वैल्यू चाहिए ना, जुबैर शायद ये बता रहे थे। यस सर, तो अब टाइटल ये क्या ऐसा। करेगा, ये सारे ऑब्जेक्ट को म्यूटेट कर देगा। म्यूटेशन का मतलब मेरे ख्याल में आप लोगों को पता है, म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी। मारूंगा यकीन मानो मैं लितर उठा के, तुम अभी अगर ना की तो। क्यों जी, ऑनलाइन आपको पता है म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी? लो सुभान अल्लाह, बिल्कुल चुप साध गई आपको इतने। यार मेरी बात सुनो, जब मैं सेट प्रोडक्ट करूंगा, तो सेट प्रोडक्ट क्या करेगा, पूरे प्रोडक्ट को अपडेट कर देगा ना। अब मैं क्या कह रहा हूं कि पूरे प्रोडक्ट को अपडेट करने का मतलब यह है कि इसकी टाइटल की प्रॉपर्टी अपडेट करो, बाकी किधर जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, इम्यूटेबल बनाने के लिए शुरू में करते हैं जी डॉट 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 प्रोडक्ट। ये डॉट 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 का मतलब क्या है, इस पूरे के पूरे प्रोडक्ट को क्या कर दो, डीस्ट्रक्चर करके इसकी कॉपी बना दो। जब कॉपी बना दो तो फिर सिर्फ टाइटल की प्रॉपर्टी को अपडेट करो, बाकी एज इट इज रहने दो। नहीं समझ आई किसी को भी? बिल्कुल आ गया सर जी। ये बिलाल, ये चीज मैंने आपको अलग से बताई थी, मुझे आपका नहीं याद कि आपको बताइए नहीं बताइए, लेकिन अच्छा, डीस्ट्रक्चरिंग नहीं पता है, इससे पहले नहीं पढ़े, सवाल ही नहीं पैदा होता है। डीस्ट्रक्चरिंग नहीं पढ़ी हमने।
चले मैं आपको अलग से समझा देता हूँ या वीडियो रेफर कर देता हूँ जिसमें मैंने डीस्ट्रक्चरिंग पढ़ाई है जी। ऑनलाइन वालों में ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मुझे अच्छी तरह याद है, आप लोगों को करवाया हुआ मैंने जी तो सर, अब इसी तरह सारों में कर देंगे ना, अलग अलग डिस्क्रिप्शन एग्जैक्टली सिर्फ हम फर्क ये जहाँ होगा तक कि यहाँ टाइटल है तो हर टाइटल फील्ड का अपना अपना डिस्क्रिप्शन नाम लिख देंगे, प्राइस। डिस्क्रिप्शन के केस में बाकी यस सारी सर, लाइन सब में यही आएगी। सेम, यस सर, बिल्कुल। ठीक है, सो लेट्स सी। अब अगर मैं सिर्फ इस एक को, एक पर्टिकुलर को देखूं तो लेट मी शो यू समथिंग, और मैं इसे कहीं कंसोल भी करा देता हूं ताकि आपको अंदाजा हो कि व्हाट एक्चुअली वी आर डूइंग। कंसोल डॉट लॉग डॉट डक्ट, ये पूरे ऑब्जेक्ट को मैं कंसोल कर रहा हूं। ठीक है, सो इस वक्त मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, सारी की सारी प्रॉपर्टीज क्या पड़ी हुई हैं, खाली पड़ी यस, हुई हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ टाइटल में, तो ये देख रहे हैं सिर्फ टाइटल अपडेट हो रहा है, बाकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज एज इट इज पड़ी हैं। मेक सेंस? ASD लिखा हुआ है ना, तो सिर्फ टाइटल में ASD है, बाकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज को म्यूटेट नहीं किया मैंने, इनको क्या बना दिया, इम्यूटेबल। मुझे बेटा आप बोलोगे यस नो तो मुझे आइडिया होगा, क्योंकि थोड़ा सा नाजुक सूरत हाल है इधर। ओके सर, यस सर, ओके बिल्कुल सर। बिल्कुल। ठीक है, पुलिस सारी बनी गाला के बाहर पहुंची हुई है। सो एनीवेज, अब मैं सेम काम करूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं किसी भी जगह पे म्यूटेट नहीं कर रहा ऑब्जेक्ट को। लेट मी कॉपी दिस एंड लेट मी कम हियर, राइट ओवर हियर। यहाँ सिर्फ किसको अपडेट करना है, मुझे डिस्क्रिप्शन को अपडेट करना है। ठीक है, सो मैं एग्जैक्ट नेम भी यही यूज करूंगा, जो ये वाला नेम यूज करूंगा प्रॉपर्टी का। इसमें एक कोशिश ये करनी है कि जो आप नेम दे रहे हैं टेक्स्ट फील्ड्स को, वो एग्जैक्ट ये नेम, यही नेम्स हो, स्टेट के नेम और फील्ड के नेम। अदरवाइज आपको फिर मैंने अब ज्यादा देखिएगा क्या होगा, दोनों फील्ड्स मैंने ये लिखा जी यहाँ पे यासिर। अब फाइनल चीज देखिएगा, ठीक है, तो इसने बाकी किसी चीज को नहीं छेड़ा जी, इधर आ गया जी आई एम यासिर। तो एक ये देखिए और फिर आप ये देखिए, सिर्फ दो फील्ड चेंज हुई हैं, यासिर और आई एम यासिर, बाकी सारी की सारी क्या है, और वे कोई यस यस। डिस्टरबेंस नहीं हुई। एंड देन सिमिलरली इफ आई कम हियर और यहाँ पे मैं रख दूं जी, सॉरी नॉट दिस, रादर दिस, इसको मैं कर दूं प्राइस, और इसी तरह मैं इसको कर दूं व्हाट, कैटेगरी, वेयर इज दिस कैटेगरी। अब जरा देखते हैं, दिस स्टिल इज नथिंग इन हियर, और टेस्ट टेस्ट description, price is this, category is gonna be this. So यहाँ पे आए, can you see it, category is men clothing, test description, price is this, title is this, clear। और अब आ गया जी नेक्स्ट इमेज। इमेज के लिए एक थोड़ी सी अलग रॉकेट साइंस है, सो आई विल नॉट बी राइट नाउ, चूंकि ये एक सेपरेट टॉपिक और रॉकेट साइंस है, तो मैं इसको फिलहाल स्किप कर रहा हूँ। फिलहाल स्किप करने से मुराद ये है कि तो जरा बाकियों को हैंडल कर लें, फिर इसकी तरफ आता हूँ। यहाँ पे आ जाएं जी इधर, और ये क्या है जी, रेट, और आ जाएं जी इधर, और ये क्या है जी, काउंट। सो एवरीथिंग इज वर्किंग। Price should be a number. So the last one is, this is the final object, सिर्फ इमेज नहीं है, बाकी देख लें, ज्वेलरी, काउंट, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, रेट, टाइटल। ठीक, अब मैं इमेज को स्किप किया हुआ है बिकॉज सेपरेटली इमेज को समझाऊंगा मोस्ट प्रोबेबली कल, आज क्योंकि टाइम हमारा नहीं है, इस पे थोड़ा सा टाइम लग जाना है इमेज पे। अब जब मैं ये सारी स्टेट कर दूंगा, फिल कर दूंगा, तो मैं किस पे क्लिक करूंगा, ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा, तो ये फॉर्म पूरा क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। अब मैं इस सबमिट को हैंडल करूं,
फॉर्म के ऊपर मैं एक और इवेंट लगाता हूं कि ऑन सबमिट, और यहां पे मैं एक फंक्शन लिख लेता हूं हैंडल सबमिट के नाम से। क्योंकि ये फंक्शन मैंने अभी डिफाइन नहीं किया, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, const this 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 this, यानी ये मैं क्यों कर रहा हूं, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा, नॉर्मली याद रखिएगा कि जब फॉर्म के एंड पे बटन की टाइप सबमिट होती है, तो जब इस सबमिट के बटन पे क्लिक होता है तो पूरे फॉर्म में जितना भी डेटा होता है वो सारा का सारा क्या कर देता है, सबमिट कर देता है। सवाल है किधर सबमिट कर देता है, सर्वर पे सबमिट कर देता है। कहाँ सबमिट करते हैं, हम तो सर्वर। रिएक्ट में काम कर रहे हैं, हमने सर्वर पे तो सबमिट नहीं करना, क्लाइंट साइड पे काम कर रहे हैं ना, हमने कोई भी रिक्वेस्ट सर्वर पे सबमिट नहीं करनी। तो हाउ टू डू दैट, लेट मी शो। अभी तक के लिए मैं जब करूंगा इसको, तो लेट मी दिस कंसोल डॉट लॉग, और मैं ये चाहता हूं कि जब भी ये सबमिट हो तो मुझे आउटपुट पे क्या दिखाए, वो सारा का सारा प्रोडक्ट जो कि इसमें आ चुका होगा जब हम फॉर्म फील्ड फिल करते हैं। तो लेट्स डू दैट। और जरा यहाँ गौर से देखिएगा, एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगा आपको, फिर मुझे बताइएगा कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिला। कुछ महसूस हुआ, कुछ महसूस नहीं हुआ? बड़े खराब लोग हो यार, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन ही इतनी वीक है। जी ऑनलाइन वाले, आई नीड योर फीडबैक। नहीं सर, नजर नहीं आया कुछ भी। अभी गौर से देखिएगा ना, मैं पहले बोला था इसलिए कि गौर से देखना है और मुझे बताना है अपनी ऑब्जर्वेशन। इधर देखना है, इधर इधर, ठीक ठीक है? है। क्या हुआ? ऊपर रिएक्ट डॉम में कुछ। सर ऊपर जा रही हैं, वो ऊपर, यूआरएल में गई हैं सर। हाँ एक चीज तो ये होगी कि यहाँ आ गई, मैं आपको इधर देखने का कह रहा हूँ, आप यूआरएल में देख रहे हैं, चंगे अजीब आदमी हो। अजीब लोग हो आप यार। सर इधर हुआ सर कुछ, इधर कुछ रिएक्ट नजर डॉम ही नहीं जहाँ आ रहा। डेवलपमेंट लिखा है जहाँ नहीं पर। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि गौर से देखने का क्या मतलब, मुझे पता है कुछ नजर नहीं आएगा, लेकिन देखना है कि हुआ क्या। मैं इधर क्या कह रहा हूँ, आप ऊपर देख रहे हैं। अच्छा फिर देखिएगा, अच्छा 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 फिर अच्छा। देखिए, लेट्स सी दिस 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 एंड दिस। अब जरा इधर देखिएगा प्लीज। यस सर। ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट कंसोल में आता है और जर्क लगा के गायब हो जाता है। यानी ये काम हो रहा है बेटा, ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है, बताने का मकसद ये था। जब ये फंक्शन कॉल हो रहा है तो कंसोल पे क्या आ रहा है, पूरे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आती है, जर्क लगा के गायब हो जाती है। अब देखिएगा दोबारा, यहाँ देखिएगा, नजर आई? जी ऑनलाइन वाले नजर आई? यस। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, आ मैंने रही है आपको सर। कहा था कि बाय डिफॉल्ट जब हम फॉर्म सबमिट करते हैं तो रिक्वेस्ट कहाँ जाती है, सर्वर पे जाती है। जब सर्वर पे जाती है तो पेज रिफ्रेश होता है, ठीक? तो कंसोल पे तो इसलिए नहीं शो हो रहा या शो होके जर्क मार के गायब हो रहा है क्योंकि रिक्वेस्ट कहाँ जा रही है, सर्वर पे जा रही है। तो मुझे समहाउ रिस्ट्रिक्ट करना है फॉर्म की सर्वर पे सबमिशन को, यानी मैं चाहता हूं कि मेरा फॉर्म सर्वर पे सबमिट ना हो। तो उसके लिए मैंने आपको कहा था कि जब भी आप ऑन क्लिक, ऑन डबल क्लिक, ऑन चेंज जो कुछ भी करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक इवेंट का ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो ये ऑन सबमिट पे भी मिलना चाहिए ना, ठीक? तो वो आप यहां पे कैच कर लेंगे, सॉरी लोअर केस लिख लेंगे, मेक सेंस? ये कौन थ्रो करेगा, जावास्क्रिप्ट। हर इवेंट के हैंडल होने पे जावास्क्रिप्ट ये ऑब्जेक्ट थ्रो करता है। अब मुझे क्या करना है, इस इवेंट के ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करके रिक्वेस्ट को सर्वर पे जाने से रोकना है। मैं क्या करूंगा, इवेंट डॉट PREVENT ये बिल्ट इन फंक्शन है जिसका नाम है प्रिवेंट डिफॉल्ट, और ये किस ऑब्जेक्ट में मिलता है, इवेंट के ऑब्जेक्ट में। तो प्रिवेंट डिफॉल्ट क्या करता है, फॉर्म के डिफॉल्ट बिहेवियर को प्रिवेंट कर देता है। और डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है, सबमिट रिक्वेस्ट को सर्वर, सबमिट रिक्वेस्ट को सर्वर पे भेजता है। तो मैंने क्या कर दिया भाई, इसके डिफॉल्ट बिहेवियर को क्या कर दो, प्रिवेंट कर दो, सर्वर पे रिक्वेस्ट नहीं जाएगी। एंड नाउ इफ आई कम बैक हियर, ये चीज पहले गायब हो रही थी जर्क लगा के, मेक सेंस? तो अब इसका यस मतलब सर। ये है कि अपना जुबैर, नाउ वी आर इन अ पोजीशन
to actually call this API that you were talking about. मतलब फसाद की जड़ आप ही ने छेड़ी थी. मैंने कहा था इसको छोड़ के चला जाओ, आपने कहा नहीं करवा दे. So add new product पे अब आपने तो अपडेट का पूछा था ना, सेम चीज है ऐड और अपडेट. पहले ऐड करवा दूं फिर अपडेट भी इसी तरह करवाऊंगा मैं खुद आपको. सही. तो अब ये बेसिकली सबमिट पे मैंने सारा का सारा ये चीज उठानी है और क्या करनी है, कंसोल की जगह, बल्कि कंसोल लिखा रहने दे, यहाँ पे लगा देनी है. ठीक, समझ आ गई ना बात. अब मैंने चूंकि फेच नहीं यूज करना, आपको फेच यूज करने से मना किया है, तो मैं इसी की रेप्लिका बनाऊंगा, यानी इसी का एक्सियोस वर्जन बनाऊंगा. मुझे क्या भेजना है, ये वाला डाटा जो यूजर ने फॉर्म में प्रोवाइड किया है, ये मैंने यहाँ कलेक्ट कर लिया है और इसको अब मुझे कहाँ भेजना है, एपीआई के एंड पॉइंट के ऊपर भेजना है, पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी है. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पहले तो एक्सियोस इंपोर्ट कर लें, इंपोर्ट एक्सियोस. अच्छा, ये तरीका मैं यहाँ करके फिर यहाँ से मिटा भी दूंगा, बिकॉज मुझे करना किसके थ्रू है, रिडक्स के थ्रू ही करना है. लेकिन फिलहाल आपको समझा तो दूं फ्लो बगैर रिडक्स के. सो अब मुझे क्या करना है जी, यहाँ पे चूंकि ये एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट है, हमारी एप्लीकेशन से बाहर जा रही है, तो एसिंक हमें इसे बनाना है, तो एसिंक कर लें और यहाँ पे क्या कर लें, अवेट कर लें और एक्सियोस कर लें, डॉट पुट पोस्ट गेट या पैच, क्या पोस्ट. अपडेट नहीं करना ना भाई, यूजर से डाटा लिया है और ये सर्वर पे पोस्ट करना है. तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पोस्ट. पोस्ट किस एंड पॉइंट पे करना है, ये मुझे एंड पॉइंट भी दिया गया है, तो मैं यहाँ पे जाके क्या करना है, पोस्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट. उसने मुझे क्या कहा है कि बॉडी, ये पूरा ऑब्जेक्ट जो यूजर से ले रहे हो उसको जेसन स्ट्रिंगिफाई करो. तो मैं क्या करूंगा, मेरा प्रोडक्ट तो सारा इधर आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई और ये प्रोडक्ट. क्लियर? यस सर, बिल्कुल. अब बाकी ये सारी कहानी खत्म कर दें, इस सारी कहानी की जगह एक लाइन काफी है. ठीक, लेकिन एक मसला है. मसला ये है कि मैंने कहा था मैं इस प्रोडक्ट में आईडी तो यूजर से ली नहीं, तो क्या कहा था, आईडी रैंडमली खुद जनरेट करूंगा. तो अगर आप ये देखें कि मेरा प्रोडक्ट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, प्रोडक्ट एक्सपेक्ट कर रहा है, वेयर इज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट एक्सपेक्ट कर रहा है आईडी. तो मेरे प्रोडक्ट में आईडी तो है ही नहीं, कहीं दिख रही है, बाकी सब कुछ है. दो गलती हैं, एक तो मैंने बता दी आईडी नहीं है, दूसरी गलती आप बताएंगे, इमेज नहीं है ना. नहीं, इमेज गलती नहीं है, इमेज नहीं है तो यहाँ वो एम्प्टी छोड़ देगा इमेज की जगह. रेट और काउंट आ तो रहा है, नहीं ये तो मतलब उसके अलावा और कोई गलती है, ये गलती तो नहीं है ना, हम दे रहे हैं, मतलब हम तो जुगाड़ लगा रहे हैं, लगा तो रहे हैं. गलती क्या है, गलती बेटा ये है कि ये रेट और काउंट दोनों किसके अंदर रखे हुए हैं, फिर एक रेटिंग के ऑब्जेक्ट में रखे हुए हैं. हमारे केस में ये प्लेन ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये रेट और काउंट वखरे पड़े हुए जैसे बाकी पड़े हुए. ठीक, तो इसका मतलब ये है कि हम ऑब्जेक्ट को एपीआई में भेजने से पहले उसकी शेप बिल्कुल वही बना लेंगे जो हमारी एपीआई एक्सपेक्ट कर रही है. मेक सेंस और नॉट? ओके, सो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, यहां पे ये रेटिंग की चाहिए और इसकी वैल्यू में एक ऑब्जेक्ट चाहिए. तो मैं क्या करूंगा, कॉन्स्ट रेटिंग इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट चाहिए. ऑब्जेक्ट में दो कीज चाहिए, रेट और काउंट. तो यहां मैं क्या करूंगा, रेट कहां से लाऊंगा, प्रोडक्ट डॉट रेट. दूसरा क्या चाहिए, काउंट. तो काउंट कहां से लाऊंगा, प्रोडक्ट डॉट काउंट. रेटिंग बन गया वैसे ही जैसा चाहिए था. अब इस रेटिंग को इस प्रोडक्ट के अंदर डालना है, लेकिन वेट, पहले क्या चाहिए, एक आईडी भी चाहिए. तो मैं अगेन क्या करूंगा, कॉन्स्ट न्यू प्रोडक्ट. इस न्यू प्रोडक्ट में मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए आईडी. आईडी कहां से लाऊं सर, वो खुद दे दे. डॉट खुद दे दूंगा तो रेप्लिकेट होने के चांसेस हैं. एक फंक्शन होता है मैथ डॉट रैंडम. अच्छा,
जावास्क्रिप्ट में जो क्या करता है, रैंडम नंबर जनरेट करता है। ठीक, तो आईडी में कहता हूँ रैंडम जनरेट करे, और दूसरी क्या है, रेटिंग की और उसमें ये वाली रेटिंग दे दी, और बाकी सारी प्रॉपर्टीज वही जो प्रोडक्ट में पीछे से आ रही हैं। तो क्या करूंगा, दिस दिस दिस, इसका मतलब उस सारे प्रोडक्ट को एड एज डिस्ट्रक्टर। अब मैं न्यू प्रोडक्ट को जो नई शक्ल बनाई है इसको कंसोल करके दिखाता हूँ। इसका कंसोल खत्म कर देता हूँ, इसको कंसोल करके दिखाता हूँ कि क्या मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो मेरी रिक्वायरमेंट यानी एपीआई की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बन चुका है या नहीं बना। लेट्स इन एवरीथिंग अप। जी, कैन यू सी दिस नाउ, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, अच्छा ये काउंट और ये रेट दो दफा आ रहे हैं। एक तो काउंट और रेटिंग के अंडर आ रहे हैं ना, दूसरा ये क्या है, रेट और काउंट। तो ये किस वजह से आ रहे हैं, ये इस वजह से आ रहे हैं कि मैं डिस्ट्रक्चर कर रहा हूं तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो कुछ भी होगा सारा का सारा क्या हो जाएगा। दो हल है। पहला हल ये है कि ये इससे एक और कॉन्सेप्ट भी पता लग जाएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट की एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी को डिलीट कैसे करते हैं। तो आप क्या करेंगे, डिलीट न्यू प्रोडक्ट डॉट काउंट और डिलीट रेट। बहुत सारी चीजें नहीं पता लग गई हैं जो मैं नहीं बताना चाह रहा था, लेकिन ये किसी को अगर बुरा लगे तो ये जुबैर को पकड़े, ठीक है। एनीवेज, वी हैव गॉट, वो दोनों खत्म हो चुकी ना, काउंट और रेट जो बाहर थी वो खत्म हो चुकी। वी हैव गॉट द टाइटल, वी हैव गॉट द डिस्क्रिप्शन, वी हैव गॉट द कैटेगरी, इमेज, प्राइस और रेटिंग, और उस रेटिंग के अंदर ये काउंट और रेट बिल्कुल जैसे हमें एपीआई में रिजल्ट चाहिए था। लेकिन वेट, आईडी की शक्ल सही लग रही है दिखने में, तो इसकी शक्ल सही नहीं लग रही। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करके इसकी आईडी को न्यूमेरिक बना देंगे। अभी तो ये डेसिमल है ना, लाइक सॉर्ट ऑफ पॉइंट वाली वैल्यू। सो लेट्स सी, मल्टीप्लाई बाय 100 किया, दिस 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 दिस, यानी आईडी की शक्ल देखनी है सिर्फ। वो तो हो गया, लेकिन अभी भी यानी न्यूमेरिक तो हो गया, लेकिन अभी भी साथ में ये क्या आ रहा है, डेसिमल पॉइंट्स आ रहे हैं। सो वी नीड टू एलिमिनेट दिस पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, मैथ, ये मैथ बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट का, डॉट फ्लोर बिल्ट इन फंक्शन है मैथ के ऑब्जेक्ट का जो कि राउंड ऑफ कर देता है नंबर्स को। दिस 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 दिस। now again this second one object, this 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 this, id is getting generated randomly। अब मसला ये है कि जब मैं मल्टीप्लाई पे, ये जो मैथ डॉट रैंडम है ना, ये रैंडम नंबर जनरेट करता है बिटवीन 0 एंड 1। मुझे बताएं 0 और 1 के दरमियान कितने नंबर होते हैं। सुभान अल्लाह, मैथ्स बड़े स्ट्रांग, बहुत ज्यादा। कितने, मतलब डेफिनेट आंसर चाहिए मुझे। आपके मैथ रियाजी का इम्तिहान है। चले 0.5 को होता बोला है। मार, मैं डेसिमल की बात कर रहा हूँ। 0 और 1 के दरमियान कितने नंबर हैं। जी जुबैर, फिलहाल डेसिमल में कोई भी नहीं। नहीं, मैं डेसिमल शेसिमल की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि 0 और 1 के दरमियान कितने नंबर आ रहे हैं। सादा सा सवाल, 0 और 1 के दरमियान कितने नंबर हैं। तो सारी जिंदगी होगी मैथ पढ़ते हैं तो कितने नंबर है, मैं सिर्फ आंसर पूछ रहा हूँ, मुझे कहानियां नहीं सुननी। इनफिनिट नंबर्स हैं, 0 और 1 के दरमियान इनफिनिट नंबर्स हैं। कैसे, 0.0, 0.01, 0.001, 0.00001, 0.00001, 0.00001, 0.00001, 0.02, 0.002, 0.002, 0.0000002, कितने बनते हैं, गिनते जाओ, इनफिनिट। तो ये जो मैथ डॉट रैंडम है, इट जनरेट्स द रैंडम नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1। जब हम मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो इट विल जनरेट रैंडम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100। क्लियर। अभी भी आपको डाउट है कि हो सकता है कि ये नंबर डुप्लीकेट हो जाए,
तो फिर आप क्या करें, यहाँ 100 के बजाय डेट डॉट नाउ कर दें। आपको ये पता है डेट डॉट नाउ क्या होता है? ये भी नहीं पता। यस सर। डेट डॉट नाउ आपको करंट टाइम स्टैम्प देता है। अब ये पता है टाइम स्टैम्प क्या होता है? नहीं, डेट डॉट नाउ पता था सिर्फ सर। नहीं, टाइम स्टैम्प देता है आपको, तो ये पता है टाइम स्टैम्प क्या होता है? नो सर। अच्छा चलें, हम वैसे ही चीजों में उलझ गए, ठीक है, आप इसको एज इट इज रहने दें, इसी तरह रहे, ठीक है। सो क्योंकि ये इटसेल्फ बड़ी लंबी कहानी है सारी, लेकिन आपने रैंडम नंबर मैंने जनरेट किए तो दोनों तीनों तरीके ठीक थे। अगर आपको पॉइंट के साथ इशू नहीं है, तो मुझे इशू था तो मैंने उसको पॉइंट को हटा के, अब ये जितने भी नंबर आएंगे, जो भी आईडी आएगी इस तरह की, वो क्या होगी, अब मैं यहां से ये कर सकता हूँ, await axios डॉट पोस्ट दिस 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 एंड दिस, ठीक। और मैं इसको ये कहता हूँ जी कि डॉट देन, और इसको रेस, इसको भी रेस, और मैं कहता हूँ, देखता हूँ कि कंसोल डॉट लॉग क्या आता है, res रेस, अदरवाइज मैं इसको कैच कर लेता हूँ। अगर कोई एरर आएगा तो मुझे कैच में दे देगा, और एरर, और इसको मैं कह देता हूँ जी कि एरर आने के केस में एरर मुझे कंसोल करा दे, दैट्स प्रीटी मच लाइक दिस, ठीक। अब इसको मैं कर देता हूँ रिमूव बिकॉज इट हैज गॉट कॉम्प्लेक्सिटी, इसको कर देता हूँ दिस, या मुझे एरर आएगा या मुझे कोई रिस्पांस मिलेगा, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी, मुझे टेस्ट डिस्क्रिप्शन, प्राइस, कैटेगरी इज वुमेन, दिस, सो स्टेटस 200 का क्या मतलब होता है? सक्सेस। बिल्कुल ओके, यस सर। और डाटा 21 का मतलब क्या है कि एग्जिस्टिंग, पहले कितने प्रोडक्ट होते हैं डिफॉल्ट? 20। 20 से पहले, हाँ यस। इसका मतलब ये है कि अगर मैं अपनी आईडी ना भी भेजूं तो सर्वर खुद ब खुद आईडी क्रिएट करता है। ये 21 आईडी मैंने तो नहीं भेजी, ये मेरी आईडी तो वो इतनी लंबी स्ट्रिंग की फॉर्म में है ना, बड़े नंबर की फॉर्म में, तो मैं अगर आईडी नहीं भी भेजूंगा तो मुझे कौन देगा आईडी? सर्वर खुद ब खुद क्रिएट करके देगा। क्लियर? और अब इस डेटा में मतलब देख लें आप, ये 21 वो न्यूली क्रिएटेड आइटम है। क्लियर होगी बात? कल हम इंशाल्लाह एडिट और अपडेट पे जाएंगे, लेकिन आज का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड कंप्लीटली बिफोर मूविंग अहेड। क्लियर है जी? दैट्स इट जी। जुबैर, आपको क्लियर हुआ अब कैसे चीजों को जी हम बिल्कुल देखते क्लियर हैं? है, यस सर, जी बिल्कुल। ठीक है, ठीक हो ठीक गया, है, थैंक यू, सर। इंशाल्लाह विल सी यू टुमारो।